हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब लोग ठीक होंगे। तो इसके जो पहले हमारा क्लास है वह हमारा इसके पहले 2018 तक क्लासेस हो चुकी हैं। मतलब 2018 तक हमारा क्लास हो चुका है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वह सीडीपी का क्लास नंबर 8 होगा, जो कि हमारा 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह विकास में व्यक्ति भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वपन पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा भी पढ़ते हैं। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, यानी वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। इसका आंसर जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब यह हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। पहला, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास क्या होता है? तुलनात्मक रूप से क्रमित होता है, सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है? घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, नहीं। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, एक सरासर गलत है। और हमारा जो आंसर है इसमें गलत ही पूछा था, इसलिए तीसरा होगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यह क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि देखिए, विकास मतलब जो बाहर का आकार होता है, जैसे कोई बच्चा हुआ तो कोई बच्चा बड़ा होता है, कोई बच्चा छोटा होता है, तो इसलिए हम सटीक रूप से गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए तीसरा होगा। चौथा भी देख लेते हैं। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। हाँ, व्यक्ति जो है अलग अलग गति से भी विकास करते हैं, क्योंकि विकास जो है हर बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होता है, हर बच्चा अलग विकास करता है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरे, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। मतलब अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक परस्पर क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण है। हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है
जैसे लड़कियों को कहते हैं गणित कमजोर है और लड़कों का अच्छा है, तब भी यह जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। तीसरा देख लेते हैं, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं अधिक होती है, ऐसा कोई बात नहीं, ये भी पहला ही गलत है। तो यह हो जाएगा, यह शिक्षण में लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण है। मतलब जो होगा जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक पक्षपात होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा दूसरा, तीसरे का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो है कॉन्सेप्ट के बारे में प्रमुख है? तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, हाँ जी करना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन तो ठीक है लेकिन मानक निर्देश ये सही नहीं है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए किसी को, जैसे सीटेट में हुआ, सीटेट में अगर मान लीजिए जैसे 90 नंबर चाहिए तो यह कहीं ना कहीं मानक के अंदर आता है। सीटेट में अगर देखें तो हमें 90 नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं मानक में आता है, तो इसलिए थोड़ा सही नहीं रहता। तीसरा, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, मतलब बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, देखिए बच्चे में पाठ्य पुस्तक सही है लेकिन केवल अगर मान लीजिए पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम है तो भी गलत हो जाता है। तो प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, यही सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? मतलब कोई बच्चा अगर देखने में परेशानी है उसको, तो विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलित करने चाहिए? देख लेते। कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, मतलब कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान देना। स्पष्ट रूप से बोलना तथा स्पर्श कर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। मतलब दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसको साथ अगर हम देखें तो उसमें शिक्षक को जो है स्पष्ट रूप से बोलना तथा स्पर्श महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रेल लिपि होता है, जो हमारा ब्रेल लिपि, जो इसके प्रतिपादक थे वह लुई ब्रेल थे। तो उसका जैसे बच्चा कोई दृष्टिबाधित है तो उसको छू छू के जो है पढ़ सकता है, तो वही वाला होगा ऑप्शन नंबर 4। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? मतलब जो हमारा सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना,
देखिए हतोत्साहित तो बच्चे को नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, नहीं कभी कभी भी नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, हाँ सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे बेस्ट जो मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण जो है ये तो होता नहीं है, ये कहीं ना कहीं निगेटिव एक टैग वर्ड है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा, ये भी क्या है? प्रतियोगी जहाँ दिख जाए ये भी निगेटिव में आता है। विशिष्ट शिक्षा योजना, हाँ विशिष्ट शिक्षा योजना कहीं ना कहीं एक तरीके से बढ़िया ऑप्शन है। समरूप निर्देश, मतलब जो बच्चा जिसे कर रहा है कोई तो सेम उसी के तरीके से उसको भी करे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा हमारा। तो चलिए नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही होगा इसमें? इसमें कौन सा सही होगा? चलिए देखते हैं। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता यानी धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी, हाँ पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी। चलिए ठीक लग रहा है ऑप्शन। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमी, नहीं अगर बच्चा मान लीजिए सृजनात्मक है तो वह कार्य को पूरा करने में धीमी नहीं तेज होना चाहिए, तो यह गलत हो जाएगा ऑप्शन। अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता यानी अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अववेड़ा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। जैसे अगर अवधारणात्मक कमी है तो यहाँ उच्च अववेड़ा लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता मतलब जो सुनने में थोड़ा दिक्कत है उनको, तो दृश्य सूचना का समझ नहीं सकते, तो दृश्य इसमें श्रव्य और दृश्य में कोई अंतर भी नहीं है, जैसे कोई मिलाव जुलाव भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन होगा पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, मतलब जो बच्चा पढ़ता है पढ़ने में कठिनाई है जिसे डिसलेक्सिया हुआ, तो धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी, तो उसमें जो पढ़ने और लिखने में कमी होगा पढ़ने में, तो वह कहीं ना कहीं पठन अक्षमता के अंतर्गत आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? मतलब एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधान, मतलब एक समस्या है और उसका अपसारी समाधान के साथ करने की योग्यता क्षतिग्रस्त बच्चों की नहीं, सृजनात्मक बच्चों की, हाँ सृजनात्मक बच्चों की होगा, क्योंकि एक समस्या को वह अपसारी मतलब एक क्वेश्चन का कई सारे आंसर, वही अपसारी हमारा होगा। एक क्वेश्चन का कई सारे आंसर मतलब कई सारे मतलब तरीके, आंसर नहीं, आंसर तो सभी का सेम आएगा, कई सारे तरीके, तो वह सृजनात्मक के अंतर्गत आएगा। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की, ये भी गलत हो जाएगा। अहं केंद्रित बच्चों की नहीं, ये सिर्फ सृजनात्मक बच्चों की ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? मतलब संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्तालाप कर रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं ताकि उसके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट समायोजन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करते हैं। इसका जो आंसर होगा वह सबसे जो बेस्ट होगा, अध्यापक विशिष्ट समायोजन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। यानी तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। प्रदर्शन लक्ष्य अधिगम लक्ष्य नहीं। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य नहीं, ये भी नहीं होगा। अंक लेने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, ये भी नहीं। अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब सीखो भी अच्छा, उसके बाद जब सीखोगे तो प्रदर्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं फोर्थ ऑप्शन हमारा एकदम बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के साधन सन्निकटन के रूप में परिणित नहीं होती? परिणित नहीं होती। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, यानी दोहराने एवं स्मरण को बढ़ावा देना। मतलब इसमें नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो दोहराना एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना या क्या हो जाएगा, गलत। वो गलत वाला ही हमको सिलेक्ट करना है क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग करना देना चाहिए। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, एक समस्या पर अनेक तरीकों, जैसे क्या होगा इसका, अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब एक से ज्यादा तरीकों का विचार करते हैं तब हम अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। हाँ, अगर पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो वह कहीं ना कहीं पियाजे साहब के अंदर आता है। एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं, एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा पहला, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्न इनमें से कौन सा बाह्य का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा बाह्य का एक उदाहरण है? बाह्य का एक उदाहरण है। मैं बहुत अधिक सीखता हूँ जब मैं उदाहरण है। जब मैं बहुत अधिक सीखता हूँ जब मैं उदाहरण है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मतलब गृह कार्य यानी जो होमवर्क हमारा होता है, मैं जब अपनी अवधारणा को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य
करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों दीजिए बच्चों को, इससे उनकी समझ बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, ये भी गलत। केवल उदाहरण देना चाहिए, ये भी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? मतलब बच्चे में कौन सा अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, समरूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा, मतलब खोज करे बच्चा। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज होता है। और परिचर्चा का मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन। तो यह सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि बच्चे को जो है खोज करे और बातचीत, यानी अन्वेषण एवं परिचर्चा करे, उसमें ज़्यादा सक्रिय बच्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? यानी निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो इसमें जो है हमारा लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, हाँ करना चाहिए। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचना, हमारे उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना। स्वयं से क्या करना? प्रश्न करना। तो यह कहीं ना कहीं हमारा जो है सभी जो है फोर्थ आंसर होगा, जो कि सबसे बढ़िया है, सभी करना चाहिए। जैसे संगठनात्मक चार्टों एवं उदाहरणों को नक्शे बनाना, उसके बाद उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना, तो सारे आंसर सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। संरचनात्मक ढांचे यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्रणाली जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण, मतलब जो है बच्चे जो है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, मतलब जो हमारा बच्चा होता है वह पियाजे साहब जो कहते हैं कि जो है कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं।
अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। मतलब अपनी कक्षा में कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी को सहायता प्रदान करते हैं अधिगम में। तो समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। मतलब उसमें जैसे सहयोगात्मक अधिगम में कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य देना। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। उस समय का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। एक मूक दर्शक होना ताकि बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो इसका जो आंसर होगा वह सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। मतलब उनमें सहयोगात्मक को बढ़ावा दीजिए और प्रत्येक समूह की निगरानी यानी ऑब्जर्वेशन करिए। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा दूसरा ऑप्शन। बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं यानी मिसकंसेप्शन जो होता है बच्चों में वह क्या होता है। मिसकंसेप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक रुकावट एवं विघ्न है। मतलब जो मिसकंसेप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक रुकावट एवं एक विघ्न है नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप अनदेखी नहीं करिए क्योंकि यह गलत हो जाएगा। सूचित करती है कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की क्षमताएं निम्न स्तर की हम नहीं कह सकते। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब जो गलती है उसमें भ्रांत धारणा यानी मिसकंसेप्शन है, कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होता है जिसमें बच्चा सीखता है उससे। तो 19 का चौथा ऑप्शन जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं यानी 20 पे। पियाजे के अनुसार यानी पियाजे साहब है उनके अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। माने अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण। तो इसका जो आंसर होगा कहीं ना कहीं जो पियाजे साहब बात करते हैं वह प्रतिमान की बात नहीं किए हैं, मानसिक मैप की बात नहीं है यानी कौन, उसके बाद मानसिक उपकरण की बात नहीं है किए हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ उसमें पियाजे साहब स्कीमा की बात किए हैं। स्कीमा जो बच्चा देखता है और माइंड में जो है वह कॉन्सेप्ट यानी स्कीमा जो है का निर्माण कर लेता है वही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 पे चलते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस कथन को प्रकाशित करती है। साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ, निकटस्थ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का क्षेत्र। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ, निकटस्थ, विकास का क्षेत्र यानी ZPD। ZPD किसका है तो वाइगोत्स्की साहब का है। वाइगोत्स्की साहब का है जिन्होंने सोशल पर
ज़्यादा ध्यान दिया, यानी SCL सोशल, उसके बाद कॉग्निटिव लैंग्वेज, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया पियाजे साहब ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो इसका जो लेव वाइगोत्स्की, यानी जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। तो इसका जो आंसर होगा, जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, वह कहीं ना कहीं सोशल, यानी सोशल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी सामाजिक पर उन्होंने ध्यान दिया। तो पहला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? मतलब विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम जो है विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, या क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित नहीं हो सकता। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। अधिगम की दर जो है विकास की दर काफ़ी अधिक होती है। ये भी जो है नहीं होगा, क्योंकि कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। हाँ, यही होगा। विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, सही होगा। विकास एवं अधिगम संबद्ध नहीं है, नहीं, एक नहीं होगा। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, यही हमारा आंसर होगा, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है 23 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीववाद, एनिमिस्टिक चिंतन। तो इसका जो आंसर होगा वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो सुरक्षित रखने की योग्यता, यानी पहला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? प्रक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। प्रक्रियाओं का अनुबंधन नहीं होगा, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया नहीं, कौशलों का अर्जन नहीं, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। मतलब पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? मतलब निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति बनाया गया है? लैंगिक
यानी जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए इसमें नहीं होगा। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, मतलब जो हमारा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए नहीं। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जो सबसे बेटर ऑप्शन है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। इसमें अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि कानून एवं सामाजिक समझौता पर ध्यान किए बिना, मतलब कानून को हम नहीं देखेंगे, लॉ को हम नहीं देखेंगे, उसके किए बिना जो मानवता यानी जो है अच्छाई के लिए उसको हम वैध होता है, वह हम करते हैं। तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। हाँ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होगा, क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो है कानून को नहीं मानता। जो जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, वहाँ जो है वो रेड लाइट जल रहा है तो उसको रेड लाइट नहीं देखेगा, क्योंकि बीमार है तो वह रेड लाइट तोड़कर भी आगे बढ़ सकता है। तो वही सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यानी तीसरा ऑप्शन होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एवं व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी हावर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्रिया को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक, प्रकृतिवाद। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा कहीं दूसरों की अगर मनोदशा हम करते हैं तो वह हो जाएगा कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल हो जाएगा। यानी जो हम दूसरों के लिए पता लगाते हैं, दूसरों के लिए, जैसे साइकोलॉजी हुआ, डॉक्टर हुआ, यही सब, तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करने एवं नाम देना। इसमें कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ परिचर्चा करना, वे भी हो जाएगा। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले
के रूप में अलग करना और नाम देना है। यह जो है गलत हो जाएगा, किसी को नाम और ये सब नहीं देना है। तो हमारा के आंसर क्या होगा इसका? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मतलब बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसका जो है मीडिया हो गया, विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया। तो इसमें जो है बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें जो होगा वह मीडिया हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, पास पड़ोस हो जाएगा। यानी हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो वही लास्ट क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन। तो जो है क्लास को अगर अच्छा लगा हो आपको, जैसे क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो कहीं ना कहीं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्लास को ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के हम वीडियो जो है बनाते रहते हैं। जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDP का, और आगे भी जैसे हिंदी हुआ और इंग्लिश या मैथ साइंस हुआ तो इसका भी वीडियो आएगा। और हमारा जो सुपर एडवांस स्टडी, यानी जो हमारा सुपर एडवांस स्टडी चैनल है, यूट्यूब चैनल भी, टेलीग्राम भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो उसको आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को फॉलो करिए, क्योंकि जो है यूट्यूब पे क्लास होगा। तो अगर आपका इसी का जो पढ़ाया गया है उसका अगर PDF चाहिए, जो है PDF इस क्लास का चाहिए, जैसे मान लीजिए क्लास लिए उसके बाद आपको पढ़ना होगा, जैसे PDF से अगर पढ़ना है तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ सुपर एडवांस स्टडी लिखिए, तो वहाँ जो है आपका चैनल आ जाएगा, उसको फॉलो करिए और PDF वहाँ डेली अपलोड होता है। जैसे मान लीजिए आज क्लास हुआ तो आज ही अपलोड हो जाता है, तो उसको डाउनलोड करके आप पढ़िएगा। और फेसबुक फॉलो करिए, क्योंकि उस पर जो है शॉर्ट मतलब जो है उसका वीडियो बनता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही इंस्टाग्राम का। तो क्लास को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।